मॉर्निंग। प्रोबेबिलिटी का डीपी नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। 6 मैरिड कपल्स आर स्टैंडिंग इन अ रूम। शादी हो गई फिर भी खड़े ही हैं बताओ। अब तो लेट जाते हैं। If 4 people are chosen at random, 4 लोगों को चुना गया, then the chance that exactly 1 married couple is among the 4. 6 married couples, ठीक है भाई। If 4 people are chosen at random, chance that exactly 1 married couple is among the 4. अच्छा भाई, टोटल आइटम लोग क्या 12 है, 6 मैरिड कपल में 12 लोग। तो आपने जो सैंपल स्पेस के अंदर क्या किया, 4 लोगों को सेलेक्ट किया ना, तो कुल मिला के 12 में से कोई भी 4 लोग, ठीक है सर, ठीक है ना। सैंपल स्पेस में 12C4, इस तरह से आपने टोटल 4 लोगों को सेलेक्ट किया होगा, नंबर ऑफ वेज। अच्छा, इन्होंने बोला है कि चांस दैट एग्जैक्टली 1 मैरिड कपल इज अमंग द 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक तो जोड़ा चुनना है, ठीक है सर, और बाकी जो 2 आइटम है वो क्या जोड़े नहीं बनने चाहिए, ठीक है सर। तो जोड़े कितने, एक जोड़ा लेना ना, एक जोड़ा लेना, तो क्या एक जोड़ा लेने का क्या है, 6 जोड़े हैं तो एक जोड़ा उठा लिया, 6C1। तो कौन पूछा था भैया, यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अब 2 आइटम और लेने, ठीक है, 2 आइटम, और वो जोड़े नहीं बनने चाहिए। तो जैसे मान लो आपको मान लो एक हस्बैंड 1 वाइफ 1, ठीक है सर, फिर हस्बैंड 2 वाइफ 2, ठीक है सर, हस्बैंड 3 वाइफ नंबर 3, हस्बैंड 4 वाइफ 4, हस्बैंड 5 और वाइफ नंबर 5, ठीक है सर। ये 5 रह गए ना ऐसे। अब आपको क्या करना है, आपको जो है इनमें से किस तरह से सेलेक्ट करना है 2 लोगों को। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको कि वाइफ नंबर 1 ये ले लिया और वाइफ नंबर 2 ले लिया, ठीक है सर। ये हस्बैंड से अपने को क्या लेने देना। और 2 वाइफ का आपस में भी वो पेयरिंग तो हो नहीं सकती उनकी। तो करना क्या बेसिकली, अच्छा उसके लिए क्या करना है, अच्छा ये जो 2 वाइफ हैं ये कहां से आई, ठीक है ना, मतलब भाई 5 जोड़े हैं, ठीक है ना, 5 जोड़े हैं। तो जब आप 2 अलग अलग है ना, 2 अलग अलग जोड़ों में से जो है आपने लोग लिए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको 5 जोड़े दे रखे हैं, आपने जो 2 लोग लेने हैं, अगर उनका पेयर नहीं बन रहा है, इसका मतलब क्या है, पहले तो आपने 2 पेयर सेलेक्ट किए होंगे, ठीक है। 2 वाइफ कहां से आएंगी, 2 पेयर्स में से आएंगे, 2 अलग अलग पेयर में से। भाई एक पेयर में 2 वाइफ थोड़ी हो सकती हैं, ठीक है ना, एक पेयर में तो हस्बैंड वाइफ होते हैं। यहां तक समझ में आ गया। तो अपन ने क्या किया, अपन ने पहले क्या किया, जैसे अपन ने सेलेक्ट कर लिया कि अच्छा ये उसकी बीवी पसंद आ रही है, उसकी बीवी पसंद आ रही है, तो पहले इन दोनों जोड़ों को पास बुला लेता हूं, ठीक है सर। तो 5 में से 5 कपल में से अपन ने क्या किया, 2 कपल्स को पास बुला लिया, ठीक है। अपने मन में क्या, उनकी बीवियां जो है अपने को चाहिए, ठीक है। अच्छा फिर क्या किया, अब यहां पर क्या गया, कितने लोग, 10 में से आपने कितने लोग सेलेक्ट कर लिए, 4 लोग सेलेक्ट कर लिए। ये बात समझ में आ गई, 10 में से 4 लोग आप अपने पास बुला चुके हैं। किन किन को, हस्बैंड 1 वाइफ 1, हस्बैंड 2 वाइफ 2। फिर जब इनको पास बुला लिया तो हस्बैंड को लात मार दी, ठीक है सर। तो जैसे इसके हस्बैंड को लात मारी ना, तो अपन ने इन दोनों में से क्या एक को सेलेक्ट किया, इन दोनों में से एक को सेलेक्ट किया, मतलब 2 में से कोई एक को सेलेक्ट किया। फिर इसमें से भी हस्बैंड को लात मार दी, तो इनमें से भी क्या किया, 2 में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये आपका आंसर, ठीक है। 61 से तो मैंने क्या किया, एक जोड़ा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर बाकी मुझे क्या करना है, 2 लोग लेने हैं, ठीक है। 2 लोग अलग अलग जोड़ों से आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो पेयर नहीं बनने पाएगा। तो मैंने पहले 2 जोड़ों को अपने पास बुलाया, उन 2 जोड़ों में से अलग अलग जोड़ों में से अलग अलग ले लिए, तो ऑटोमेटिकली क्या है, पेयर नहीं बनने पाएगा ना। यहां पर क्या है, 5 में से अपन ने 2 लोग लिए, 10 में से 2 लोग लिए बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन। A committee of 5 is to be chosen from a group of 9 people. The probability that a certain married couple will either serve together or not at all. अभी वो मियाँ बीवी की बात है, वो या तो साथ काम करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हस्बैंड चला जाएगा, क्योंकि वाइफ को उस पर शक होगा, ठीक है ना, कहाँ गया। तो ऐसा है, दोनों काम करेंगे या नहीं काम करेंगे, ठीक है सर। 5 to be chosen or to, ठीक है।
अच्छा तो 9 में से जो 9 लोग दे रखे हैं उनमें 2 तो क्या है मैरिड कपल बना रहे हैं, ठीक है ना, एक जो है वो हस्बैंड है, एक वाइफ है, ठीक है। तो बाकी कितने रहे होंगे, बाकी 7 लोग और रहे होंगे, ठीक है सर। तो भाई 2 ही बातें रही होंगी, या तो हमने हस्बैंड वाइफ को रखा होगा, ठीक है ना, 5 लोगों को चुना है ना। अच्छा तो टोटल तो क्या है 9C5, ठीक है ना, ये तो अपन ने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 9 में से 5 लोगों को सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें क्या है भाई 2 बातें रही होंगी, या तो मैरिड कपल आया होगा, नहीं आया होगा। तो अगर मान लो मैरिड कपल नहीं आया होगा ना, इनमें से नहीं लेना, तो 5 लोग कहां से लिए, यहां से लिए 7C5, ठीक है। तो और या फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, दोनों डिसजॉइंट सेट है ना, इसलिए या तो मैरिड कपल आए होंगे, और जिस समय पर मैरिड कपल आए होंगे उस समय पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं आए, ठीक है। जब आए तो नहीं आए, हो नहीं सकता, और नहीं आए तो आ गए हो, ये हो नहीं सकता। तो 7C5 ये तो क्या है, दोनों मैरिड कपल्स नहीं लिए, ठीक है। और अगर दोनों मैरिड कपल्स लिए, ठीक है, तो 2C2, ठीक है सर, 2C2 मतलब दोनों को एक ही तरीका, यूनिक तरीका सेलेक्ट करने का। फिर उसके बाद बाकी जो 3 लोग लेने वो यहां से ले लेते हैं 7C3, ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन A quadratic equation is chosen from the set of all quadratic equations which are unchanged by squaring the roots. The chance that the chosen equation has equal roots, ठीक है ना, उसके रूट्स जो है बराबर आ जाए। तो भी आप किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, वो नंबर जो है सेम रह रहा है, ठीक है साहब। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो सेम आएगा? हाँ 0 और 1, यहां तक समझ में आ रहा है, 0 और 1, ठीक है। अच्छा तो भाई मैं बताता हूं कि क्वाड्रेटिक जैसे मान लो 0 है ना, क्वाड्रेटिक के रूट अगर 0 0 है तो ये कैसा क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स का स्क्वायर कर दें तो क्वाड्रेटिक सेम रहेगा, ठीक है सर। अच्छा मान लो 0 है और 1 है, ठीक है सर, तो ये भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स का स्क्वायर कर दोगे तो सेम रहेगा। अच्छा और कुछ है क्या? बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। 1 1 भी एक ऐसा क्वाड्रेटिक है। और कोई क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स का स्क्वायर कर दोगे तो क्वाड्रेटिक सेम रहेगा? अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसकी बात करी थी कोई बात नहीं, मुझे पता था एक्चुअली ये हो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये एक और क्वाड्रेटिक, ओमेगा का स्क्वायर करोगे ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे अब? एक मिनट ना, हाँ सुदीप बोलो। 1 ओमेगा, अच्छा 1 ओमेगा बन सकता है क्या? बना? अरे तो खुद ही सोच लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ, क्या फिफ्थ? A 5-digit number is formed using the digits this without repetition. The probability that the number is divisible by 6. तो ये 5 डिजिट का नंबर जो है आपने इनसे बनाया, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 5 है। A 5-digit number is formed using the digits without repetition. रिपीट नहीं किया आपने ना, रिपीट नहीं किया। तो 5 डिजिट का नंबर देखते हैं कुल मिला के कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हैं अपन। तो बॉक्स मेथड, ठीक है सर। भाई इसमें जो पहली जगह पर जो नंबर रख सकते हो आप, कितने नंबर रख सकते हो? 5, है ना, 5 ऑप्शन, 0 नहीं आएगा यहाँ पर, 5 ऑप्शन है। फिर इसके बाद इस जगह पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हैं? 5। 0 एक नया ऑप्शन बनके उभरेगा, और ये नंबर जो आपने यहाँ रखा है वो नहीं आएगा, 5। फिर कितना आएगा? 4 3 2 1। कहा था कि 5 डिजिट का नंबर पढ़ना, हाँ 4 3 2 आ जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, यानी कि कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा ना, 600 है। तो 600 तो टोटल नंबर ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा इनमें इन्होंने बोला है कि बताओ कि डिविजिबल बाय 6, तो 6 से डिविजिबल के लिए क्या होना चाहिए भाई? नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है सर। अच्छा 3 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट क्या है कि सभी डिजिट्स को अगर आप जोड़ दो तो उनका सम जो है वो 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना हो गया? 15 हो गया, 15, ठीक है। 15 क्या है? मल्टीपल है। तो एक सेट, एक 5 नंबरों का कलेक्शन, ठीक है ना, इनमें से, ठीक है ना, जिनका सम जो है 3 का मल्टीपल आ जाए, वो है 1 2 3 4 5। इन सभी नंबरों को जोड़ दोगे 15 आ जाएगा। एक और कलेक्शन जिन नंबरों को जोड़ दोगे वो है 0 1 2 4 5, ठीक है। सम जो है 12 आ जाएगा, ठीक है सर।
यहां तक समझ में आ रहा है? मतलब अपना जो सेट है, कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, वो ये है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ध्यान रखना है कि नंबर इवन भी आना चाहिए। 3 का जैसे ही इन सारे नंबरों से आप नंबर बनाओगे तो सभी नंबरों को जोड़ोगे तो 15 आ जाएगा, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट खत्म हो गया। पर आपको इंश्योर करना है कि यूनिट प्लेस पर नंबर जो है वो क्या आना चाहिए, इवन। तो लास्ट प्लेस क्या आना चाहिए, 2 या 4। तो आखिरी जगह यूनिट प्लेस पर रखने के लिए ऑप्शन कितने हैं, 2, और उससे पहले ऑप्शन मतलब 4 डिजिट अरेंज करने, 4 फैक्टर, ठीक है सर। इसमें अलग अलग केस बनाना पड़ेगा आपको कि इवन नंबर 0 से बने, ठीक है ना, एक केस, ठीक है ना, और अगला क्या है 2 या 4 से बने, ठीक है। तो मान लिया कि इवन नंबर बन रहा है आखिरी में 0 आके, ठीक है। तो आखिरी में 0 रखने का तो एक ही तरीका है और बाकी नंबरों को अरेंज करने का 4 फैक्टोरियल वेज, ठीक है। अब आखिरी में 2 या 4 से बन रहा है तो 2 या 4 रखने के 2 तरीके, ठीक है। आखिरी यूनिट प्लेस पर 2 या 4 रखने के 2 तरीके। फिर उसके बाद जो हाईएस्ट फेस वैल्यू वहां पर 0 नहीं रखना है, ठीक है सर। तो 2 या 4 में से एक तो वो खत्म हो गया, एक ही खत्म हो गया, कितने बचे, 3। तो हाईएस्ट फेस वैल्यू पर रखने के लिए 3 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है सर, मल्टीप्लाइड बाय 3। और बाकी 3 चीजें 3 जगह रखनी है, तो 3 फैक्टोरियल बेस से रख सकते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 2 × 3 × 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 600, ठीक है। 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th क्या 11। There are 3 works. One consists of 3 volumes, one of 4 and one of 1 volume. They are placed on a shelf at random. Find the chances the volume of the same works are all together. तो भाई 3, चलो क्वेश्चन नंबर क्या है, 11। अच्छा, इन्होंने कहा है भी देखो 3 जो है अलग अलग, जैसे 3 वॉल्यूम है, जैसे एच सी वर्मा के 3 वॉल्यूम में से 2 ही है, 3 वॉल्यूम, और 4, ठीक है सर, मैथ्स के 4, कोऑर्डिनेट, वेक्टर 3D, कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है सर, ऐसे 4, और एक ही वॉल्यूम, ठीक है, एलजेब्रा का एक ही वॉल्यूम, ठीक है सर। तो इधर रखा है 3 वर्क्स, दे आर प्लेस्ड ऑन अ शेल्फ। तो कुल मिलाई कितनी किताबें हो गई, 8 हो गई, ठीक है सर। तो डिवाइड बाय तो 8 का फैक्टोरियल, अरेंज करने के तरीके ना, अरेंज करने एक शेल्फ पे चीजों को अरेंज करने के इतने सारे तरीके। अब इन्होंने बोला है कि अलग अलग जो वॉल्यूम है, जैसे एच.सी. वर्मा की किताबें, फिजिक्स की किताबें साथ रहे, केमिस्ट्री की साथ रहे, मैथ्स की साथ रहे, तो उनको बांध दो, वॉल्यूम तो मतलब बंधे हुए ही है? अच्छा, तो अब ये हो सकता है ना, जैसे ये एक है, इसमें 3 किताबें हैं, ठीक है, इनको बांध रखा है, इसमें 4 हैं, और ये तो क्या है, एक ही सेट है। तो कुल मिलाकर के कितने गट्ठर बन गए, 3 गट्ठर बन गए। 3 गट्ठरों को अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल, और फिर इन गट्ठरों के अंदर इन किताबों को भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं, इंटरनल अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं, वो होता है 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और इसको तो क्या अरेंज करोगे, एक ही 1 फैक्टोरियल तो बना जाएगा। ये आपका आंसर। ट्वेल्थ क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन। 5 persons entered the lift. 5 persons entered the lift cabin on the ground floor of an 8th-floor building. Suppose that each of them independently and with equal probability can leave the cabin at any floor. अच्छा भाई, प्रॉबिलिटी बतानी, 5 लोग जो है लिफ्ट में चढ़े ग्राउंड फ्लोर पे, और कितने फ्लोर है, 8 फ्लोर है, मतलब 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर, 3rd फ्लोर, 8th फ्लोर। अभी ये बोला गया कि भाई जो लोग हैं, ठीक है ना, वो 8th फ्लोर पे उतर रहे हैं। तो भाई पहला आदमी जो है वो, उसके पास कितने ऑप्शन है, या तो फ्लोर 1 8 जगह उतर सकता है, वो समझ में आ रहा, पहला आदमी 8 जगह, अगला आदमी भी क्या 8 जगह उतर सकता है, ठीक है ना, और अगला आदमी भी क्या 8 जगह उतर सकता है। तो जो सैंपल स्पेस है, ठीक है, उसमें कितना आ जाए, 8 की पावर 5। यहां तक समझ में आ गया। अब अलग अलग बोला तो नहीं इन्होंने, नहीं बोला, तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, अब इन्होंने कहा है कि भाई सारे आदमी लोग जो हैं वो अलग अलग फ्लोर पे उतरे, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है।
तो क्या पहले आदमी को लात मार दी, ठीक है, वो क्या 8 फैक्टोरियल वे से कहीं पर भी उतर जाए। फिर अब अगले आदमी का क्या ध्यान रखना है कि जिस फ्लोर पे ये उतरा है, ठीक है, जैसे मान लो फर्स्ट फ्लोर पे उतरा है, तो अब इसके पास अगले आदमी के पास कितने ऑप्शन रह गए? 7, ठीक। वो उस फ्लोर पे नहीं उतर सकता, किसी का पीछा नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो वो क्या है, अगर वो किसी फ्लोर पे उतरा है तो बाकी सेकंड वाले के ऑप्शन कितने? 7, 8, 7, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 6, फिर आ जाएगा 5, फिर आ जाएगा 4, 5 उतार दी, ये आपका आंसर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। 13th क्वेश्चन। 14, 15, 16, 17, 18, 19। 15 से पहले कोई डाउट? अच्छा, n different books n greater than equal to 3 are put at random in a shelf. Among these books there is a particular book A and a particular book B, ठीक है। The probability that there are exactly R books between A and B, ना R books हो A और B के बीच में, ठीक है सर। तो इन्होंने क्या बोला? n different books को रखा गया, फिर n डिफरेंट बुक्स को रखा गया, तो डिनोमिनेटर में कितना आ जाएगा? n का फैक्टोरियल, ठीक है। इतने तरीकों से आप टोटल अरेंजमेंट कर सकते थे, ठीक है। अब आपको इसमें से वो अरेंजमेंट देखने जब a और b के बीच में एग्जैक्टली r किताबें आई हों, ठीक है ना ऐसा। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं वो r किताबें चुन लेता हूं, ठीक है ना, जो मैं a और b के बीच में रखने वाला हूं। कितने में से चुननी हो? n-2 में से। a और b के अलावा ना, a और b तो खास किताबें हैं, ठीक है ना, ए और बी के अलावा n-2 CR। तो ये मैंने क्या किया, n-2 CR से किताबें सेलेक्ट कर ली, ठीक है ना, जो ए और बी के बीच में रखूंगा। यहां तक समझ में आ रहा है, ठीक है सब। और उन किताबों को मैं अरेंज भी करूंगा ए और बी के बीच में, ठीक है ना, ए और बी के बीच में अरेंज भी कर सकते हैं उन किताबों को, R फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर ए और बी, जैसे ए बी उनके बीच में R किताबें, तो ए बी का बी ए भी हो सकता है, ए बी अपनी पोजिशन पर अरेंज हो सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बाकी और कितना किताबें कितनी बची भाई? R किताबें, R के अलावा 2 किताबें, तो R+2, ठीक है सर। तो बाकी कितनी बची? n-R-2, ठीक है ना। उनके अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे? n-R-2 का फैक्टोरियल, दिस डिवाइडेड बाय n का फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये आपका आंसर। सिक्सटीन्थ, 17th, 17। Nine numbers are put in 3x3 array so that each number occur exactly once, ठीक है। Find the probability that the sum of number in at least one horizontal row is greater than 21. ठीक है, सही रेक्टेंगुलर एरे, 1 से लेकर के 9 नंबर रखे गए। इन्होंने कहा सम ऑफ नंबर्स इन एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो ग्रेटर देन 21, ठीक है सर। भाई जो मैक्सिमम नंबर आ सकता है ना किसी रो में, वो कैसे आएगा? 9 से 8 से 7 से, ये 3 अलग अलग नंबर और सबसे बड़े नंबर, ठीक है। तो कितना आ गया? 24 आ गया, लो, ठीक है ना, हाँ 24, ठीक है सर। अब ये कह रहे हैं कि क्या करो, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट सम ऑफ नंबर्स इन एटलीस्ट वन हॉरिजॉन्टल रो, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल रो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना, एक एग्जांपल देता हूं, 987 1 4 5 2 3 6, समझ में? ये एक अरेंजमेंट है, ठीक है ना, एक अरेंजमेंट है जिसमें एक रो के अंदर सम ऑफ नंबर्स जो है वो 21 से ज्यादा आ गया। ये बात समझ में आ रही है? कौन पूछा था ये? अच्छा, तो भाई ये एक एग्जांपल है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो हम और भी एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सम क्या होना चाहिए? 22 23 24 हो जाए। 21 से ज्यादा मतलब क्या है? 22 23 24। अच्छा, तो भाई प्रकाश देखो, और है ना 9 8 और 6 ले लोगे, ठीक है, तो सम कितना हो जाएगा? एक कम हो जाएगा, ठीक है ना, कितना जाएगा? 23 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, 9 8 6। अच्छा, 9 8 5 से कितना आ जाएगा? 22, ठीक है ना, तो ये भी सही है। देखो और कोई है क्या? और कोई कलेक्शन ऑफ नंबर्स, ठीक है ना, जिससे सम जो है वो 22 23 से 24 आ जाए।
सोच तो लो। और कुछ है? हाँ अभिषेक, कोई 3 नंबर जो जोड़ के 22 से ज्यादा आ जाए इनके अलावा? नहीं, भी मान लो आप 9 न लो, ठीक है ना, 9 न लो बेसिकली, तो क्या जाएगा? 876 ही लेना पड़ेगा। नहीं, हाईएस्ट नंबर 9 अगर आप नहीं ले रहे तो 876, तो इन तीनों में क्या है 3 कम हो जाएगा ना, 876, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो आपको 9 तो लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अच्छा 9, जैसे 8 तो आपने ले लिया, मान लो आपने 9 7 ले लिया, ठीक है, 9 7, फिर क्या आएगा? 6 आएगा, 9 7 6, तो 9 7 6 आगे क्या आ रहा है? सही है, 22 आ रहा है ना बेसिकली, ठीक है सर। तो बस ये 4 ही आएंगे मेरे ख्याल से, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ठीक है। तो भाई डिनोमिनेटर में कितना आएगा? 9 चीजें 9 जगह रखने के तरीके, 9 का फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है सर, 9 का फैक्टोरियल। अच्छा अब अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। पहले तो मैंने क्या किया, मान लो मैंने इस सेट को लिया, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर इसके लिए कैलकुलेट कर लेता हूं और बाकी सबकी गिनती क्या है? 4 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगी। तो मान लो मैंने ये वाला कलेक्शन लिया, ठीक है ना, इस कलेक्शन को लिया, ठीक है सर। तो पहले तो मैंने रो चूज करी, कौन सी रो में रखूंगा, तो 3 रोज होती हैं, तो 3C1, 3 में से कोई एक रो सेलेक्ट कर ली जिसमें मैं 9 8 7 को रखूंगा, और इनको अरेंज भी कर सकता हूं भाई, 9 8 7 8 7 9, तो 3 चीजों को 3 जगह अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। बाकी 6 चीजें जो बची उनको 6 जगह रखने के 6 फैक्टोरियल वेज, ठीक है, कैसे भी रख दो। अच्छा अब इसके अंदर क्या है, 4 केस बन रहे ना, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये आपका आंसर। 17 18 19 18, Mr. A lives at origin in the Cartesian plane and his office is at 4 5. His friends lives at 2 3. On the same plane, Mr. A can go to his office traveling 1 block at one time. हाँ भी ऐसा दे रखा है ग्रिड, ठीक है, ये ग्रिड है। अब ग्रिड में इन्होंने ऐसे दे रखा है कि ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट कितना हो जाएगा 1 0, ये 2 0, ये 3 0, ये 4 0, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट क्या है 4,5, मार्क कर दो, ये पॉइंट है 4,5 और 2,3 विथ 2 3, ये वाला पॉइंट है 2,3, समझ में आ रहा है? अच्छा देखो नंबर ऑफ वेज टू ट्रेवल जो होते हैं ना, जैसे मान लो मुझे ये वाला पाथ मार्क करना है, ठीक है ना, तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल पाथ। तो इस जगह तक पहुंचने के लिए क्या किया आपने, हॉरिजॉन्टल 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 हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल 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 वर्टिकल, ठीक है सर, वी 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 वी। अगर आप कोई भी 4 इस पॉइंट से स्टार्ट करके कोई भी 4 हॉरिजॉन्टल और 5 वर्टिकल लोगे तो आप यहां पर डेफिनेटली पहुंच जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो वी 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 एच वी एच वी एच एच, ठीक है, पहुंच गए यहां पर 4 एच और 5 वी लिए, ठीक है सर। तो बेसिकली जो है यहां से यहां तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज क्या होते हैं, इनके अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये कितनी चीजें, 9 चीजें, तो 9 चीजों के अरेंजमेंट जब उसमें से 4 एक हो, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 4 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल, ठीक है सर। ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज कि यहां से यहां तक पहुंचने के रास्ते, ठीक है। अब मान लो आपको यहां से यहां पहुंचना है और ये पॉइंट भी पास होना चाहिए, तो इस पॉइंट तक 2 3 तक पहुंचने के लिए क्या है, 2 हॉरिजॉन्टल पाथ 3 वर्टिकल पाथ, 2 + 3 कितना है 5। तो पहला क्या किया, पहला स्टेप आपका ये था कि आप 2 3 तक पहुंचे, 2 3 के नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे पहुंचने के, ये, ठीक है ना, 2 3 तक पहुंचने के नंबर ऑफ वेज। अच्छा इसके बाद 2 3 के बाद 4 5, तो 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल, 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है सर। तो ये वाली चीज क्या है, ये वाली चीज है आप हमेशा जो है इस पॉइंट से होकर के गुजर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय, ठीक है, दिस
मल्टीप्लाइड बाय दिस डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर। 19th क्वेश्चन पूछना है, क्या हुआ, हो गया, हाँ सही है। 20th क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन लिखो। टू डाइस आर टॉस्ड वंस, एक बार में 2 पासे फेंके गए। टू डाइस आर टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग probability of getting even on first, even on first or total of 8, even on first or total of 8। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि या तो जब आपने पासा फेंका तो पहले पासे पर इवन नंबर आया हो, ठीक है सर, या जो है सम टोटल 8 आ गया हो, ठीक है सर। तो अपने को निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट, ठीक है ना, ये वाला इवेंट यूनियन, इवन ऑन फर्स्ट यूनियन सम ऑफ 8, सम ऑफ 8, ठीक है ना। इस बात की अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इसके लिए अपने को क्या करना चाहिए, इसके लिए अपन इसके लिए अपन क्या करें, इवन ऑन ये सब वो सब, तो क्या जाएगा विद P ऑफ A यूनियन B क्या होता है, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B, ठीक है। तो ये आ जाएगा बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट, इवन ऑन फर्स्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इक्वल टू 8 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटरसेक्शन 8, मतलब सम पहला इवन और सम 8 आ जाए, ठीक है सर। अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन ऑन फर्स्ट, भाई पहले वाले डाइस पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2, बिल्कुल, ठीक है ना भाई। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि सेकंड डाइस पर क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो सोचो ना भाई पहले डाइस पर इवन और ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या बराबर, 135 और 246, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी बराबर है। तो पहले डाइस पर इवन आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, ठीक है ना। अच्छा सम 8 आने की, सम 8 कैसा आ सकता है भाई, 17 तो आता नहीं है, ठीक है ना, 17 नहीं आता, तो क्या आएगा 26 आएगा। गिन लेते हैं इवेंट, 26 35 44 53 62, 2 6 से 62, 5 आ गए, 5 दिखे ना भाई, 2 से 6, ठीक है ना, तो 5, तो 5 बटे 36, टोटल कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है, टोटल जो है 36 होते हैं। अच्छा अब इसमें क्या है, इवन भी होना चाहिए, पहला वाला नंबर इवन होना चाहिए और सम जो है 8 होना चाहिए। तो पहला वाला नंबर जो है इवन, इवन जो है वो 2 हो सकता है, ठीक है, तो 2 के साथ क्या आएगा 6, 1, पहला वाला इवन 4 हो सकता है, 4 के साथ 4, 2, पहला वाला 6 हो गया, 2, कितना आ गया 3 आ गए, 2 6 4 4 6 2, ठीक है, 3 आ गए, माइनस 3 बटे 36, ठीक है भैया आपका आंसर। ऐड सब्ट्रैक्ट तो कर ही लोगे। गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 1/3,
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी, ये गिवन है 1/2, और ये भी गिवन है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और ये भी बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सही है। तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है ना, इसका मतलब है डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा 5, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब कि 5, ए इंटरसेक्शन भी 5, दोनों का एक साथ होना जो है संभव नहीं है। तो कितना है 1/2 प्लस 1/3, 1/2 प्लस 1/3, 5/6 आ जाएगा। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाली चीज है ना बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये होती है बराबर ए यूनियन बी, ए यूनियन बी के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी दे ही रखा है अपने को, ए यूनियन बी कितना है, अच्छा 5/6 का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस ए यूनियन बी, 1 माइनस ए यूनियन बी, ठीक है, क्या जाएगा भाई, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ए यूनियन बी के एंटायर का कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन, 6 white and 4 red balls, 2 are drawn at random, 2 बॉल्स निकाली गई, probability that they are of same color, probability that they are of same color। सेवन बाई 15 होगा भाई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट और 2 रेड है ना, ये अपने को निकालना है। जब आपने 2 बॉल्स निकाली, दोनों वाइट आ जाए या दोनों रेड आ जाए, तो दोनों इवेंट जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है भाई। जिस टाइम पर 2 वाइट आए होंगे उस टाइम पर 2 रेड नहीं आएंगी, 2 रेड जब आएंगी तब 2 वाइट नहीं आएंगी। तो ये चीज जो है बराबर आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 वाइट, ठीक है, और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 रेड, ठीक है, 2 वाइट आने की और 2 रेड आने की प्रोबेबिलिटी। तो 2 वाइट आने के लिए क्या है, आपने बैग में हाथ डाला, बैग में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 10, तो डिनोमिनेटर में तो कितना आ जाएगा 10c2। आपने से 10 में से कोई 2 उठा ली, ठीक है,
और न्यूमरेटर में 2 व्हाइट उठाने के लिए क्या किया, 6 में से कोई 2 उठा ली, ठीक है, प्लस भाई 2 रेड के लिए कितना हो जाएगा 4c2, 4 रेड में से कोई 2 रेड उठा ली, डिवाइडेड बाय 10c2, ठीक है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइव व्हाइट 4 ब्लू बॉल्स 3 येलो बॉल्स 4 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 4 बॉल्स निकाली गई, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि दोनों चारों सेम कलर की हो। कर लिया, ये कितना आ जाएगा भाई, व्हाइट 5 में से कोई 4 व्हाइट ले लो, डिवाइडेड बाय कितने 12c4, ठीक है सर। यह क्या है, 4 में से चारों, ये ब्लैक या ब्लू है जो भी है, ठीक है सर। येलो में से तो अपना पॉसिबल ही नहीं है, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, a lot contains a lot contains 12 items, of which 4 are defective. Three items are drawn. Find probability that all 3 are non-defective. All 3 are non-defective. तीनों ये नॉन डिफेक्टिव हो। भाई डिफेक्टिव अगर 4 है तो नॉन डिफेक्टिव कितने हो गए 12, ठीक है। तो 3 चीजें लेनी है अपने को, तो 3 चीजें लेनी है तो 12c3, ठीक है। 3 चीजें लेनी, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 8, तो 8 में से कोई 3 ले लिया। अगला क्वेश्चन, बी गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है दैट इज 7/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट is equal to 5/8. Find probability of A, probability of B, probability of A intersection B complement. ये 3 चीजें बतानी है।
भाई एक कॉम्प्लीमेंट इधर रखा है, यानी कि ए के न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 5/8, तो ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी 3/8, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। पी ए प्लस पी कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो पी ए कितना आ जाएगा 3/8, लिख लो इसका अंदर 3/8। और अपने को डी मॉर्गन्स लॉ पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया 7/8, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 1/4, ठीक है सर। तो 1/8 आ जाएगा, 1/8, 6/8, 3/4 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है 3/4। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इस तरह की ऊट पटांग चीजों के लिए ना क्या करो, वेन डायग्राम बना लिया करो। जनरली बहुत सिंपल इवेंट के लिए होगा, ठीक है। ये ए ये बी, ठीक है, ये ए बोल दिया, ये बी बोल दिया, इसको 1 बोल दिया, इसको 2 बोल दिया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया, ठीक है सर। 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा 1, ठीक है सर। अच्छा ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि क्या निकालना है अपने को, ए के अंदर आना चाहिए, ठीक है, कॉमन पार्ट निकालना ना किसका, ए का, और क्या है बी के बाहर आना चाहिए, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी के बाहर। ये बात समझ में आ गई। तो जो कॉमन पार्ट है ना, ए के तो अंदर होना चाहिए और बी के बाहर होना चाहिए। तो ये वाला हिस्सा ऐसा है, ठीक है ना, जो ए के तो अंदर है और बी के बाहर है, कौन सा वाला 1, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, यानी कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी उसमें से क्या घटा दो 3 वाला हटा दो, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला ही था अपन ने, कितना आया 3/8, इसमें से क्या घटा दो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/4, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/4, फाइंड ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी। अगला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, ये बताना है। तीसरा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट।
हाँ स्टार्ट करते हैं। ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, वन मान, तो 3/8 प्लस 1/4 माइनस 1/4, 5/8 आ जाएगा ना। इसका आंसर है 5/8, ठीक है, हटाओ। ए कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, 5/8, ठीक है ना, 1 माइनस दिस आ जाएगा। बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 1/2। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कितना आया था 5/8, तो 5/8 का कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा 3/8, इसका आंसर है 3/8। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट 3/4 आ जाएगा, इसका आंसर है 3/4। समझ में, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ये तो निकालना ही पड़ेगा अपने को, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैं तो हर बार ऐसे ही करता हूँ, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ए बनाओ बी बनाओ, ठीक है सर, ए के अंदर होना चाहिए और बी के बाहर होना चाहिए, ठीक है सर। तो ये वाला पार्ट आता है, यानी कि ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो ए में से आप ए इंटरसेक्शन बी हटा दो, तो दिस माइनस दिस कितना आ गया 1/8, ठीक है, तो इसका आंसर है 1/8। ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो बी के अंदर होना चाहिए और ए के बाहर होना चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी का प्रोबेबिलिटी क्या है, हाफ माइनस 1/4, तो 1/4 आ जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखा है हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रखा है 1/4। आपको बताना है पहला पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, अगला पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, तीसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, अगला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट हैज अकर्ड, पांचवा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट गिवन ए कॉम्प्लीमेंट हैज अकर्ड। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, पी ए प्लस पी बी माइनस दिस, तो दिस माइनस दिस 1/4 और 1/3 आ जाएगा 7/12, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ रहा है ए यूनियन बी का आ रहा है 7/12, ठीक है ना, 7/12। अच्छा, बी गिवन ए हैज अकर्ड, ठीक है, इस वाले पार्ट के लिए तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी इंटरसेक्शन ए गिवन ए हैज अकर्ड, तो बी इंटरसेक्शन ए कितना आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है 1/4, 1/4 अपॉन 1/2, 1/4 अपॉन 1/2 आ जाएगा 1/2, ठीक है, तो इसका आंसर है 1/2। अच्छा, ए गिवन बी एज अकर्ड, ये कितना जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है 1/4, इसका आंसर आएगा ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3, ये आ जाएगा 3/4। अच्छा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी गिवन बी कॉम्प्लीमेंट हैज अकर्ड, चौथा पार्ट कर रहे हैं अपन, यहां तक के आंसर लिख लो।
ठीक है, आगे अगला कौन सा पार्ट है? ए कॉम्प्लीमेंट है, बाकी मैं मिटा रहा हूं। हाँ जी, तो ए कॉम्प्लीमेंट गिवन बी कॉम्प्लीमेंट द कट, ये आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट, बी क्या है ये? तो बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2/3, तो नीचे तो आ रहा है 2/3, और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकाला था ना अभी, कितना था? 7/12, तो 7/12 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, 7/12 का कॉम्प्लीमेंट 5/12, ये आपका आंसर। तो 15/24 आ रहा है, यानी कि 5/8। अच्छा, बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो ऊपर वाला पार्ट तो ये आएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला पार्ट तो कितना आएगा? 5/12, नीचे वाला पार्ट आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/12 डिवाइडेड बाय 1/2 यानी कि 5/6, ठीक है ना, 5/6 आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड इफ पहला पार्ट ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, ए जो है बी का सबसेट हो। तो बनाते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो वेरिएंट डायग्राम जिसके अंदर ए जो है बी का सबसेट हो, तो ये छोटू सेट तो ए आ जाएगा और ये बड़ा सेट जो है बी आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बनेगा ए इज द सबसेट ऑफ बी। अभी क्या कह रहे हैं? फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, तो वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो बी इंटरसेक्शन ए, बी और ए का कॉमन पार्ट कितना आ जाएगा? ए आ जाएगा, दिख रहा ना, अगर एक सेट दूसरे का सबसेट है तो दोनों का कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा? छोटू सबसेट आ जाएगा ए, तो पी ए अपॉन पी ए कितना आ गया? 1 आ गया। अच्छा, इसी का सेकंड पार्ट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, फाइव आ जाएगा। बी इंटरसेक्शन में कितना आ जाएगा? 5, 0 आ जाएगा, तो आपका आंसर है 0। ए और बी अगर डिसजॉइंट है तो 0 आंसर है। अगला क्वेश्चन, देयर आर 2 urns अर्न्स मतलब मटके, ठीक है ना, मटके, 2 मटके मार्क्ड ए एंड बी, ठीक है ना, एक मटके का नाम है ए, एक मटके का नाम है बी। अर्न ए कंटेन्स 2 red and 1 blue ball. Urn A contains 2 red and 1 blue ball. Urn B contains 1 red and 2 blue balls. A fair coin is tossed. If it
lends had, if it lends had, a marble is drawn from A. If it lends had, a marble is drawn from A. If it lends tail, a marble is drawn from B. Consider the following events. Even heads and red marble occur. Even event क्या है? Heads and red marble occur. Heads and red marble occur. E2 रेड मार्बल अकर्स. E2 इवेंट है कि रेड मार्बल आ रहा है, रेड मार्बल अकर्स. E3 इवेंट है ब्लू मार्बल अकर्स. E4 हेड्स अकरिंग. E4 है heads occurring if marble drawn is red. Marble drawn is red. Which of the following events is most probable? सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी किस इवेंट की होने की है? ऑप्शन ए E1, ऑप्शन बी E2, ऑप्शन सी E3, ऑप्शन डी E4. हो सकता है मल्टीपल चॉइस है, ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस हो सकता है क्या? कौन सा इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है? सही है. हाँ स्टार्ट करते हैं. इवन, इवन क्या है? हेड्स एंड रेड मार्बल अकर. ठीक है, यानी कि हेड आए, हेड्स एंड, हेड भी आना चाहिए और उसके साथ रेड मार्बल भी आना चाहिए. आपने सिक्का उछाला, फिर आपने क्या किया? बॉल ड्रॉ की गई है. ठीक है, तो हेड आए. ठीक है ना, हेड आए, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हाफ. कॉइन उछाला, हेड आया. इवन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन. तो सबसे पहले क्या हुआ? हेड आया. उसके बाद आपने हेड आने पर कौन से बैग में हाथ डाला? इफ इट लैंड्स हेड मार्बल इज ड्रॉन फ्रॉम ए. तो अर्न ए में आपने हाथ डाला और रेड मार्बल भाई उसमें कुल मिलाए कितने? 3. रेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 2/3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन जो है वो क्या है? 1/3. ठीक है, इवन इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3. प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E2, E2 के होने की प्रोबेबिलिटी. तो E2 क्या है? रेड मार्बल आए. तो रेड मार्बल भी ऐसा हो सकता है कि भाई आपने अर्न ए में हाथ डाला हो या अर्न बी में. तो मान लो सिक्के पर हेड आया. ठीक है सर, ठीक है, सिक्के पे हेड आया. हेड आने के बाद भी आपने अर्न ए में हाथ डाला और रेड आ गया.
तो रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3। अब ऐसा भी हो सकता है टेल आने पर क्या है आपने दूसरे अर्न में हाथ डाला और फिर रेड आ जाए, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2। समझ में ना, इस तरह से इवेंट खत्म हो सकता है, या तो इस तरह से किया गया होगा या 1/2 मल्टीप्लेट। अब आपने ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी और उसके बाद आपने क्या अर्न बी में हाथ डाला और उसमें रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/3। तो 1/2 तो कॉमन आ गया, 1/2 आ गया। तो इसकी प्रोबेबिलिटी E2 के होने की प्रोबेबिलिटी 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3 के होने की प्रोबेबिलिटी, E3 क्या है ब्लू मार्बल सर्कस। तो ब्लू मार्बल कैसे आया होगा, हेड आकर के ब्लू मार्बल या टेल आकर के ब्लू मार्बल, या आ रहा है ना, या मतलब या तो ऐसे हुआ या ऐसे हुआ, और जिस समय पर हेड आएगा उस समय पर टेल नहीं आएगा, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अलग अलग आएंगे। तो पहले हेड आया, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, उसके बाद ब्लू मार्बल आपने निकाला अर्न ए से तो 1/3 प्लस टेल आया, उसके बाद आपने ब्लू मार्बल निकाला, तो ब्लू मार्बल आने की दूसरे अर्न में से अर्न बी से ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी कितना गया 1/2, 1/3 1/2 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग E4 के होने के चांस, विच आर द फॉलोइंग इवेंट्स डिस्क्राइब्ड अबव इज मोस्ट, अच्छा हेड्स अकरिंग इफ द मार्बल ड्रॉन इज रेड। अब भाई ये बहुत अच्छे समझ लेना, ठीक है ना, हेड अकरिंग, ठीक है ना, मार्बल ड्रॉन इज रेड, मतलब मार्बल ड्रॉन इज रेड, हेड के होने के तरीके, ठीक है, हेड के होने के तरीके, जब मार्बल जो ड्रॉ किया गया वो रेड आ चुका है, ठीक है ना, मार्बल जो ड्रॉ किया गया वो रेड आ चुका है। तो सैंपल स्पेस में जो इवेंट है, ठीक है ना, वो क्या है मार्बल ड्रॉन इज रेड, ठीक है ना, सैंपल स्पेस क्या है मार्बल ड्रॉन इज रेड, लिख लो आप ध्यान से, सैंपल स्पेस में क्या है मार्बल ड्रॉन इज रेड, सैंपल स्पेस इज मार्बल ड्रॉन इज रेड। अच्छा मार्बल ड्रॉन इज रेड, तो कौन सा वाला था ये भाई, रेड मार्बल अकर्स, ठीक है ना, रेड मार्बल में था E2 वाला, तो रेड मार्बल आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2, तो सैंपल स्पेस में नीचे की तरफ कितनी आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, ठीक है ना 1/2, ठीक है, ये सैंपल स्पेस में प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में 1/2 आएगा, क्योंकि रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2। अभी कह रहे हैं देखो रेड आने के दो तरीके ना, या तो हेड आकर के फिर रेड आया या टेल आकर के फिर रेड आया, ठीक है ना ऐसा। पर ये कह रहे हैं बताओ हेड अकरिंग, ठीक है ना, हेड आकर के, ठीक है ना, हेड आकर के रेड आया, ठीक है ना, तो हेड आकर के रेड आया तो कितना आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/3, ठीक है ना, हेड आकर के रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये, और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये, ठीक है ना, समझ में, हेड आकर के रेड आने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय रेड आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ऐसा, तो कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा, तो ये है 2/3, तो 2/3 सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट है, ठीक है, सबसे ज्यादा 2/3, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दे रखा है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, ए यूनियन बी बताना क्या होगा, पहला ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। भाई ए यूनियन बी, भाई ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा, बताया था ए और बी दोनों के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 यानी कि 1/6। अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं तो उन दोनों के साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2 × 1/3, यानी कि हेड आए और पासे पर जो है 6 आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऐसे आएगी। तो ए कर लोगे दिस प्लस दिस माइनस दिस, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है।
1/2 प्लस 1/3 कितना आ रहा है? 5/6, 2/3 आ जाएगा, ठीक है ना, 2/3 आपका आंसर, ठीक है। अच्छा अगला पार्ट है ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, कितना जाएगा भाई? दिस प्लस दिस आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या जाएगा? 5, ए इंटरसेक्शन बी 5। अगला 5/6 है सेकंड का आंसर। ए इंप्लाइज बी, अगर ए इंप्लाई कर रहा है बी, ठीक है, तो बताना क्या होगा? ए यूनियन बी, ए इंप्लाइज बी का मतलब क्या है? ए अगर हो गया, ठीक है ना, ए अगर हो गया तो ये चीज कह रही है कि बी तो हुआ ही होगा, ठीक है ना। ए इंप्लाइज बी, ए कह रहा है कि अगर मैं हो गया तो ये तो होगा ही होगा, ए इंप्लाइज बी, तो ए का होना जो है बोल रहा है कि बी होगा, तो ऐसा कब हो सकता है? तो ए अंदर आ जाएगा, ए जो है अंदर आ जाएगा, बी बाहर आ जाएगा। अगर ए हो गया तो बी तो हुआ ही हुआ होगा, ठीक है। ऐसा जैसे अगर 3 आया है, ठीक है ना, डाई पर आपने रोल किया डाई, 3 आया है तो ऑड तो आया ही आया होगा, ऐसी वाली बात, ठीक है ना। तो 3 आना अपने आप में ऑड तो इंप्लाई करता ही करता है भाई। अगर डाई पर 2 आ गया तो इवन तो आया ही आया है, ठीक है ना, ऐसी वाली बात। तो ये तो ए इंप्लाइज बी, ठीक है ना, ए जो है सबसेट है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना है? बेसिकली ए, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी इज ए, तो ए यूनियन बी कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो बी आ जाएगा। वैसे भी दिख रहा है डायरेक्ट, ए यूनियन बी कितना है? बी, 1/2 आपका आंसर। अगला चौथा पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, ए गिवन बी, कितना जाएगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और ए इंटरसेक्शन बी, नहीं ये गिवन है 1/8, सॉरी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दे रखा है, हाँ 1/2, तो 1/2 अपॉन 1/8 कितना जाएगा? 1/4 आ गया, 1/16, 1/16 आ गया ना, तो 1/16 तो कर लोगे, अब ए में निकाल लोगे, 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/16, अगला क्वेश्चन, probability that a teacher takes surprise test is 1/3. If a student remains absent
for 2 days, then probability that he misses exactly one test एग्जैक्टली एक टेस्ट जो मिस किया उसने ना, 2 दिन में एक टेस्ट मिस किया, तो इसका मतलब क्या भाई 2 दिन में एक टेस्ट मिस किया मतलब कि भाई पहले दिन टेस्ट लिया होगा है, अगले दिन नहीं लिया होगा, ठीक है। यानी कि मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो जो 2 दिन उसने टेस्ट मिस किया, मतलब उसने क्लास मिस करी, तो पहले दिन टेस्ट हुआ, ठीक है, और उसके बाद टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। टी कॉम्प्लीमेंट ये क्या शो कर रहा है कि पहले दिन जब वो एब्सेंट हुआ तो टेस्ट हुआ था उस दिन, अगले दिन जब वो एब्सेंट हुआ उस दिन टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से उसने एक टेस्ट मिस कर दिया होगा। या इसके अलावा क्या हो सकता है, पहले दिन टेस्ट नहीं हुआ और अगले दिन टेस्ट हुआ, यही तरीके, ठीक है। 2 तरीके होते हैं, टी डैश और टी डैश टी, ठीक है सर। अच्छा, टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, ठीक है सर, और टेस्ट न होने की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, और दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। फिर टीचर का मन किया नहीं किया, मन ही नहीं किया, ठीक है सर। तो 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, ये समझ में आ रहा है। एक दिन हेड आया और अगले दिन सिक्का उछाला, ठीक है ना, और टेल आ गया, और फिर प्लस, ठीक है ना भाई। ये दोनों डिफरेंट सेट आएंगे, जिस दिन ऐसा क्या होगा, जिस समय पर ऐसा क्या होगा उस समय पर ऐसा नहीं होगा, ऐसा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो ये टी कॉम्प्लीमेंट कितना जाए 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ठीक है सर। तो ये कितना आ गया 4/9, ठीक है ना। उसके एक टेस्ट मिस होने की प्रोबेबिलिटी है 4/9। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एटलीस्ट वन टेस्ट, एटलीस्ट वन टेस्ट, कम से कम एक टेस्ट तो उसने मिस कर दिया। कम से कम एक टेस्ट मतलब एग्जैक्टली एक टेस्ट या 2 टेस्ट, ठीक है ना। यानी कि कितना आ जाएगा टी कॉम्प्लीमेंट टी, ठीक है ना, या दोनों टेस्ट मिस कर दिए टी, ठीक है ऐसा। आप ऐसा कर सकते हो, टोटल माइनस ये भी कर सकते हो ना, टोटल माइनस क्या कर सकते हो टी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों दिन टेस्ट ना हो, 1 माइनस कर दो, दोनों दिन टेस्ट ना हो, तो क्या किया, एक ने एक टेस्ट मिस कर दिया, सही है ना। हाँ, या ऐसे कर लो, क्या करो, ये दोनों तो अपन कैलकुलेट कर चुके हैं, ये और इसमें ऐड कर देना, ठीक है, जैसे चाहे करना चाहो कर लो। टोटल माइनस कर दो, टोटल माइनस टी कॉम्प्लीमेंट क्या है 2/3, और फिर टी कॉम्प्लीमेंट कितना है 2/3, ये आपका आंसर। अच्छा, अगला पार्ट, एटमोस्ट वन टेस्ट, एटमोस्ट वन टेस्ट, ज्यादा से ज्यादा एक टेस्ट मिस किया हो, तो एग्जैक्टली एक या 0 टेस्ट मिस किया हो, ठीक है सर। तो 1 माइनस क्या कर दो, दोनों दिन टेस्ट रहे हो, ठीक है ना, 1 माइनस दोनों दिन टेस्ट, तो 1 माइनस टी टेस्ट होने की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगा 1 माइनस 1/9, 1 माइनस टी, टोटल माइनस दोनों टेस्ट मिस करने की प्रोबेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखो, a problem in mathematics is given to 2 children
हु सॉल्व इट इंडिपेंडेंटली। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सॉल्विंग इट इज हाफ। भाई प्रोबेबिलिटी की भी ए जो है सॉल्व कर लेगा, आधे चांस है, मतलब ए सॉल्व इज हाफ। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सॉल्विंग इट, प्रोबेबिलिटी की बी जो है वो सॉल्व कर लेगा, इस बात के चांस है 2/3। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कैसा है? गलत है। वन माइनस क्या? सही है 5/6। टोटल माइनस दोनों सॉल्व नहीं कर पाए, और दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, ये भी सॉल्व नहीं कर पाए, इस बात से कोई लेने देने नहीं कि बी सॉल्व कर पाया नहीं कर पाया। तो वन माइनस बोथ कांट सॉल्व, इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, टोटल माइनस प्रॉब्लम नॉट सॉल्व। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका हाफ है, प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस हाफ है, प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने के भी चांस हाफ। बी के थ्रू प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांस 2/3 है, तो नहीं होने के 1/3। ठीक है ना? वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट इसलिए मल्टीप्लाई किया। ठीक है बेबी, यहां से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क है डीपी नंबर 2। ठीक है, डीपी नंबर 2।